हेलो एवरीवन। आज हम वेक्टर्स की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें लेक्चर 1 है जो है इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स। तो वेक्टर्स किसे कहते हैं, इससे पहले देखें कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो दो किस्म की होती हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं दो किस्म की होती हैं। एक को हम स्केलर्स कहते हैं और दूसरे को हम वेक्टर्स कहते हैं। स्केलर्स किसे कहते हैं और वेक्टर्स किसे कहते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। स्केलर्स कहते हैं कि जो ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी जो अपना पूरा मतलब दे, कंप्लीट मीनिंग दे दे सिर्फ़ और सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड से, तो उसको स्केलर कहेंगे। लेकिन एक ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी जो अपना पूरा मतलब नहीं देती, पूरी तरह डिस्क्राइब नहीं होती, जब तक उसके साथ डायरेक्शन भी एसोसिएट ना की जाए, तो उसे वेक्टर कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम एग्जांपल दें तो मास एक एग्जांपल है स्केलर क्वांटिटी की, क्योंकि मास के लिए साथ में डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, दो पॉइंट्स के दरम्यान में जो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और ये एक ख़ास डायरेक्शन में हो सकता है, तो 2 मीटर के साथ डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि कौन सी डायरेक्शन में है। इस वजह से ख़ास डायरेक्शन एसोसिएट हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट के साथ, इस वजह से वो वेक्टर कहलाएगा। तो वेक्टर की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो क्या समझ में आई वेक्टर की डेफिनेशन? अ फिजिकल क्वांटिटी which can be described by its magnitude as well as डायरेक्शन। डायरेक्शन से पहले भी एक वर्ड लिखें जो कि स्पेसिफिक डायरेक्शन। कोई एक ही डायरेक्शन हो सकती है किसी वेक्टर की, स्पेसिफिक डायरेक्शन। किसी एक वेक्टर के एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन हो सकती है, एक से ज़्यादा डायरेक्शंस नहीं हो सकती। ये स्पेसिफिक वर्ड इस चीज़ को बता रहा है कि एक ही डायरेक्शन हो सकती है, एक से ज़्यादा डायरेक्शन नहीं हो सकती। वेक्टर की डेफिनेशन के बाद हम देखते हैं कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, रिप्रेजेंटेशन इसकी कैसे होगी? रिप्रेजेंटेशन दो जगह पे हमें करने की ज़रूरत पड़ेगी। एक राइटिंग में, जब हम लिख रहे हों तो तब वेक्टर का वर्ड आ जाए तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, और दूसरा ग्राफ में। तो पहले नंबर पे देख लें कि अगर राइटिंग में लिखा आए तो फिर आप इसको कैसे डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई आप लिख रहे हैं और उसके अंदर कोई एक वेक्टर लिखना है, कोई ए वेक्टर, तो उसका तरीकाकार है कि आप उस ए वेक्टर को बोल्ड कर दें। बोल्ड करने का मतलब ये है कि अगर आप उसको पेन से लिख रहे हैं तो उस वाले वर्ड को, ख़ास वर्ड को आप लिख दें मार्कर से, तो ये बोल्ड हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीकाकार ये है कि आप उस लेटर पे एक एरो हेड लगा दें, तो ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो राइटिंग में, और ग्राफिकली आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राफिकली हम एक लाइन, एरो और टेल, इससे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कोई वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए, इसकी जो लेंथ है, इस वाली लाइन की जो लेंथ है वो शो करेगी उसकी मैग्नीट्यूड को, वेक्टर की मैग्नीट्यूड को, और एरो जो है वो डायरेक्शन को बताएगा। और जो टेल है वो स्टार्टिंग पॉइंट बताएगा। तो इस तरीके से हम किसी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो रिप्रेजेंटेशन के बाद हम देखते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम किसे कहते हैं या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम किसे कहते हैं। तो उसमें हम फिर वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे को कट करें, जो कि परपेंडिकुलर हैं और एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो इनको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल का मतलब होता है एंगल 90 का बनना। रेक्ट का मतलब सीधा होता है, जैसे रेक्टिफाई करना होता है वर्ड, रेक्टिफाई किसी चीज़ को सीधा करना, दुरुस्त करना। तो रेक्टेंगुलर का मतलब है सीधा एंगल, सीधा मतलब राइट एंगल, और राइट एंगल मतलब कि 90 डिग्रीज। तो 90 डिग्रीज बनते हैं दो एक्सिस के दरमियान में, तो इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। इसको हम एक्स एक्सिस कह देते हैं और इसको हम वाई एक्सिस कह देते हैं, और इसको माइनस एक्स एक्सिस कह देंगे और इसको माइनस वाई एक्सिस कहेंगे। अब अगर इसके अंदर हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो किस तरीके से किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स A एंड B हैं। A और B कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है? इसका कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये है कि अगर हमने P पॉइंट तक पहुंचना है तो पहले हमें A डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा x डायरेक्शन में, एंड देन B डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा y डायरेक्शन में। पर यहाँ से अगर हम ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, ये जहाँ पे दो लाइंस कट करती हैं इसको ओरिजिन कहते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स 0 एंड 0 होते हैं। और अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें तो P तक जाना है तो पहले x डायरेक्शन में हमें A डिस्टेंस ट्रेवल करना है और फिर उसके बाद y डायरेक्शन में हमें B डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो इसका मतलब ये है कि ये P पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स A एंड B हैं। तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए अगर हमने वेक्टर का ड्रा करना है तो उसको स्टार्ट करेंगे ओरिजिन से और ये किसी P पॉइंट तक जाएगा। ये एक वेक्टर है जो कि O से लेके P तक का वेक्टर है। O से लेके P तक का वेक्टर है। O से लेके P तक के वेक्टर को पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी एक पॉइंट की पोजीशन बताता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो यहाँ से डेफिनेशन आ गई पोजीशन वेक्टर की कि एक ऐसा वेक्टर जो किसी एक पॉइंट की पोजीशन बताता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। और अगर पोजीशन वेक्टर को हम लिखना चाहें O से लेके P तक को के वेक्टर को, ये बराबर होगा A डायरेक्शन, A डिस्टेंस मूव किया है हमने x डायरेक्शन में, तो A डिस्टेंस ट्रेवल किया है x डायरेक्शन में, उसके लिए हम यहाँ पे x डायरेक्शन के लिए एक यूनिट वेक्टर लिखते हैं जिसको I यूनिट वेक्टर कहते हैं। और फिर हमने B डायरेक्शन में J यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो OP को AI प्लस BJ कहते हैं। और अगर इसी तरीके से थर्ड डायरेक्शन होती तो वहाँ से यहाँ पे Z एक्सिस भी आ जाते। अब यहाँ पे I और J आए हैं तो हम इसको ज़रा डिस्कस कर लें कि I और J क्या हैं। इनको कहते हैं यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड तो 1 है लेकिन कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन स्पेसिफिक हो, इससे फ़ायदा ये होता है कि हम इसको डायरेक्शन के साथ एसोसिएट करने के लिए, किसी एक मैग्नीट्यूड के साथ एसोसिएट करने के लिए डायरेक्शन देते हैं ताकि उसकी मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई असर ना पड़े। क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड पे असर नहीं आएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो 1 होती है। तो 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगी। अलबत्ता उसको एक डायरेक्शन दी जा सकेगी जो हम ज़रूरी समझते हैं कि किसी एक वेक्टर को हम डायरेक्शन देना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी हम डायरेक्शन देना चाहते थे A को, क्योंकि हमें पता है कि A डिस्टेंस हमने x डायरेक्शन में ट्रैवल किया है, तो हम डायरेक्शन देना चाहते थे तो हमने I यूनिट वेक्टर लगाया। इस I यूनिट वेक्टर का फ़ायदा ये होगा कि ये A की मैग्नीट्यूड को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि A की मैग्नीट्यूड अगर 2 मीटर है तो ये 2 मीटर ही रहेगी, 2 से 3 मीटर नहीं हो जाएगी, इससे कम नहीं हो जाएगी, वो उतनी ही रहेगी क्योंकि I की जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। और सेम पर्पस जो है वो J का है।
तो यूनिट वेक्टर जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है और स्पेसिफिक डायरेक्शन है। वेक्टर विच हैज unit magnitude, unit means one magnitude, magnitude and specific direction is called unit vector। तो किसी यूनिट वेक्टर को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है, किसी एक यूनिट वेक्टर को आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल होता है किसी एक वेक्टर को अगर उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाए तो ये यूनिट वेक्टर बनता है। अगर वेक्टर के गिर्द ये दो लाइंस लगते हैं जिसे मॉड बोलते हैं तो ये वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो ये मैग्नीट्यूड है, तो ये यहाँ पे जो बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बचेगी। या फिर हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हम कह रहे हैं उसको इस तरीके से कह सकते हैं कि किसी एक वेक्टर में दो चीज़ें हो सकती हैं। कौन कौन सी? एक तो उसकी मैग्नीट्यूड होगी और एक उसकी डायरेक्शन होगी। जैसे हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा, द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब होती है और एक उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। तो एक वेक्टर में आगे इक्वल में दो चीज़ें आएंगी, एक तो उसकी मैग्नीट्यूड आएगी और एक उसकी डायरेक्शन। तो किसी एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर के गिर्द मॉड लगा देते हैं, इसका मतलब मैग्नीट्यूड है, और साथ में कोई डायरेक्शन, तो कोई भी डायरेक्शन देनी है यहाँ पे, तो उस डायरेक्शन के लिए हम लेट कर लेते हैं कि ये ए कैप जस्ट ए की डायरेक्शन है। ए कैप का मतलब है ये जस्ट ए की डायरेक्शन है, इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसकी जो मैग्नीट्यूड 8 है तो वो 8 ही रहेगी। हम इसकी मैग्नीट्यूड 0 नहीं कह सकते, क्योंकि अगर 0 मैग्नीट्यूड होगी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सारा आंसर 0 हो जाएगा। तो एक ऐसा वेक्टर बन जाएगा जिसकी 0 मैग्नीट्यूड होगी, तमाम वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगी अगर हम यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को 0 कह दें। तो यहाँ से हम वापस दोबारा से ये लिख सकते हैं कि ए वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है इसके साथ डिवाइड कर दें तो ए यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है कि एक वेक्टर को अगर उसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाए तो सिर्फ डायरेक्शन बच जाएगी। तो वही डायरेक्शन क्या है? जस्ट स्पेसिफिक डायरेक्शन है, उसी को यूनिट वेक्टर कहते हैं। और हम अपने पर्पज़ के लिए 3 तरह के यूनिट वेक्टर्स को यूज़ करते हैं। एक्स एक्सिस हैं, वाई एक्सिस हैं एंड जी एक्सिस हैं। तो एक्स एक्सिस के लिए हम आई यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं कि आई यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस को बताएगा। अगर कभी हमने ये कहना हो कि कोई एक वेक्टर एक्स एक्सिस में है तो हम उसकी मैग्नीट्यूड के साथ आई यूनिट वेक्टर लिखेंगे, तो ये उसको लिखने का तरीकाकार होगा। इसी तरीके से जे यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और के यूनिट वेक्टर जी एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। तो किसी को भी रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। तो ओ पी जो हमारा पोजीशन वेक्टर था उसको ए आई प्लस बी जे इस वजह से हमने लिखा। अब यहाँ से बता सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर की अगर मैग्नीट्यूड लिखनी हो तो मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगी? ओ पी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है, ओ पी में यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, हमें इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का पता है। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो पाइथागोरस थ्योरम से ये इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये कोई एंगल थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, थीटा के साथ बेस है, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर की बजाय हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लिख दें। तो ये किसी एक पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। आपने बताना है कि किसी एक पॉइंट से, ओरिजिन से किसी एक पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है। तो सिंपली जो भी कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं उन कोऑर्डिनेट्स का आप स्क्वायर लें और उनको ऐड कर लें, तो स्क्वायर रूट लें, तो ये हमें डिस्टेंस बताएगा ओरिजिन से किसी पॉइंट पी तक का। उसके कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर ले लिया जाए और उसका स्क्वायर रूट ले लिया जाए ऐड करने के बाद। तो यूनिट वेक्टर हमने डिफाइन कर लिए।
रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने डिफाइन कर लिया। हम देखते हैं कि वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जा सकता है। अभी तक हमने वेक्टर को पढ़ा है, इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स में वेक्टर की डेफिनेशन, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ग्राफिकली। फिर हमने ये देखा कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर उसको किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, उसको वेक्टर को लिखेंगे कैसे, उसकी मैग्नीट्यूड कैसे होगी। इसमें यूनिट वेक्टर डिफाइन हुआ था, हमने यूनिट वेक्टर लिख लिया। यूनिट वेक्टर 3 किस्म के हम यूज़ किया करेंगे, आई, जे एंड के, जो कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि वेक्टर को ऐड कैसे किया जा सकता है। एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में ऐड करने का तरीका इतना सिंपल नहीं है जितना कि स्केलर को स्केलर में ऐड करने का तरीका है। स्केलर को स्केलर में कैसे ऐड किया जाता है, फॉर एग्जांपल कि 2 को 2 में ऐड करना है, आपको पता है कि आंसर 4 आएगा। लेकिन यहाँ पे वेक्टर को वेक्टर में ऐड करना है तो आंसर 4 आ भी सकता है और आंसर 4 नहीं भी आ सकता। फॉर एग्जांपल देखते हैं, ये है हेड टू टेल रूल। जो हेड टू टेल रूल है उसकी मदद से हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, कोई एक वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है और कोई बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है। हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं। तो ऐड करने का तरीका ये है कि एक वेक्टर को, जो एक वेक्टर पहले लिखा हुआ है उसको वैसे ही ड्रा कर लें जैसा है। जैसे ए वेक्टर है तो इसको उसी तरीके में फिर से ड्रा कर लें। ये एडिशन होने लगी है, इन दोनों वेक्टर्स की एडिशन होने लगी है। फिर दूसरे नंबर पे जो बी है उसको स्टार्ट करें पहले वाले वेक्टर के हेड से, लेकिन जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे है वही मैग्नीट्यूड यहाँ पे रहे, जो डायरेक्शन यहाँ पे है वही डायरेक्शन यहाँ पे रहे। बी वेक्टर को उसके हेड से स्टार्ट किया। फिर तीसरा स्टेप ये है कि जो पहले की टेल है, जो पहले वेक्टर की टेल है और आखिरी वेक्टर का जो हेड है, इसको मिला दें तो ये एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा जो कि दो वेक्टर्स को ऐड करने से आएगा। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड a प्लस बी मैग्नीट्यूड के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी। उसके लिए कंडीशन है कि a और b के दरमियान में एंगल कितना है। a और b के दरमियान में पहला केस, अगर a और b के दरमियान में एंगल 0 हो जाए, पहला केस कि अगर a और b के दरमियान में एंगल 0 हो जाए तो फिर ये कैसे ऐड होंगे। एक वेक्टर a इस डायरेक्शन में है तो b वेक्टर भी फिर इसी डायरेक्शन में। एंगल 0 कहने का मतलब है दोनों के दरमियान में एंगल 0 है तो सेम डायरेक्शन में है, तो ये b वेक्टर है। तो इस केस में जो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड होगी वो सिंपली इक्वल होगी a मैग्नीट्यूड प्लस b मैग्नीट्यूड। और अगर दूसरे केस में अगर उनके दरमियान में एंगल 180 डिग्रीज हो, दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल 180 डिग्रीज हो, कोई a वेक्टर इस तरफ है तो b वेक्टर इस तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अब इनसे आने वाला जो रिजल्टेंट होगा उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो a मैग्नीट्यूड माइनस b मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी। इन दोनों की मैग्नीट्यूड्स के डिफरेंस के इक्वल होगी और उसके बाद फिर हमें मैग्नीट्यूड लेनी पड़ेगी। मींस आंसर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। हो सकता है b की मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो, जब b की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी तो इसमें से आंसर नेगेटिव आएगा, लेकिन किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है नेगेटिव नहीं हो सकती, इस वजह से उसको फिर से हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा। दो लाइंस बाहर लगाते हैं इसका मतलब पॉजिटिव होता है। किसी भी एक वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, वो पॉजिटिव होगी। इसी तरह अगर थर्ड केस पे अगर एंगल 90 डिग्रीज हो तो किसी एक वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड आती है, रिजल्टेंट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड आती है, सॉरी यहाँ पे भी मार्ड है, इस केस में जब वेक्टर की मैग्नीट्यूड आती है रिजल्टेंट की, ये मैक्सिमम आती है जब एंगल 0 होता है। लेकिन इस केस में जो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड आती है वो मिनिमम होती है।
लेकिन इस केस में जब थीटा 90 होगा तो जो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड होगी वो इंटरमीडिएट होगी। हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि जो ए वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है और बी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, लेट कर लिया। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा इस केस में जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों को ऐड करने से 3 आएगा। यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो 1 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पे 3 बड़ा नंबर है, यहाँ पे 1 छोटा नंबर है और 90 डिग्रीज है। तो अगर दो वेक्टर्स के दरम्यान में एंगल 90 डिग्रीज है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे देखें ये दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों के दरम्यान में एंगल 90 डिग्रीज है। ए एक्स एक्सिस में है और बी वाई एक्सिस में है, दोनों के दरम्यान में एंगल 90 डिग्रीज है। और 90 डिग्रीज होने की वजह से जो इनका वेक्टर आएगा, जो इनका रिजल्टेंट है ए वेक्टर का, हम कहते हैं ये ए वेक्टर एक्स एक्सिस में है और ये वाला बी वेक्टर वाई एक्सिस में, इनका रिजल्टेंट ये ओ पी वेक्टर है। तो जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लिखी जा सकती है। तो आप इधर 2 का स्क्वायर लें और फिर 1 का स्क्वायर लें तो आंसर देखें क्या आएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो इसका आंसर 4 + 1 5 स्क्वायर रूट। 5 स्क्वायर रूट का आंसर 2.1 के करीब आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम आंसर 3 है, मिनिमम आंसर 1 है, एंगल 90 है, तो आंसर इसके इंटरमीडिएट होगा, 3 और 1 के दरमियान में कहीं लाए करेगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इतनी हो सकती है, मिनिमम वैल्यू इतनी हो सकती है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई वेक्टर ए है, इसकी मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, कोई वेक्टर बी है, उसकी मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है, आप बताएं कि इन दोनों का रिजल्टेंट कौन सा नहीं हो सकता। ए ऑप्शन ये है 30 न्यूटन, बी ऑप्शन ये है 20 न्यूटन, सी ऑप्शन ये है 5 न्यूटन एंड डी ऑप्शन ये है 10 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अगर दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड इस तरीके से है तो आप बताएं कि इनमें कौन से वाला आंसर कभी भी नहीं हो सकता। तो आपने देखना है कि इसकी रेंज क्या हो सकती है। रेंज ये हो सकती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आंसर इसका 30 आ सकता है। इन दोनों को ऐड करें 10 + 20, तो अगर ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हुए तो इसका आंसर 30 न्यूटन आएगा, और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में हुए तो आंसर 10 न्यूटन आएगा, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो 10 है। तो इसका आंसर जो होगा वो 10 न्यूटन से लेके 30 न्यूटन के दरमियान में आएगा। तो हम देखते हैं कि हमारे जो ऑप्शंस हैं 30 पॉसिबल है, 30 हो सकता है, तो ये हमारा आंसर ना हुआ। 20 न्यूटन भी पॉसिबल है क्योंकि 10 और 30 में आ रहा है। 5 न्यूटन पॉसिबल नहीं है क्योंकि कम से कम आंसर 10 हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 30 हो सकता है। तो ये ऑप्शन जो है वो ठीक हो गया। 10 न्यूटन फिर भी देख लें तो जो लास्ट है वो भी पॉसिबल है क्योंकि 10 से 30 है। तो 5 न्यूटन जो है वो इसमें पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर 5 न्यूटन होगा। तो वेक्टर एडिशन तक हमने इसको अभी पढ़ा, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।